हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2021। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ द विजन आईएएस of 31st December 2020. Let's move to the first article. It is about recently कैबिनेट ने मॉडिफाइड स्कीम को अप्रूवल दे दी है टू इनहांस इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी इन द कंट्री। क्या न्यूज है हम देखते हैं। तो बेसिकली कैबिनेट ने इंटरेस्ट सबवेंशन को एक्सटेंड कर दिया गया है डिस्टिलेटरी बेसिकली कि वैसे प्लांट्स जो इथेनॉल या फिर लिक्विड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जस्ट लाइक अल्कोहल कंपनीज हो गए या फिर जो सैनिटाइजर कंपनी हो गए, वो सब डिस्टिलेटरीज कंपनीज होते हैं। तो वैसे डिस्टिलेटरीज प्लांट्स जो पहले शुगर केन के माध्यम से वो इथेनॉल प्रोडक्शन करते थे, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता था। बट अब इस मॉडिफाइड स्कीम के तहत अगर ये प्लांट्स अदर देन शुगर केन अन्य क्रॉप्स भी यूज करते हैं, जस्ट लाइक राइस, मेज, सोरघम, व्हीट, बार्ली एक्सेट्रा, तो भी इन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। So as to feed stock to augment the first generation ethanol production capacity. तो क्यों किए जा रहे हैं? To boost a first generation ethanol production capacity। हम बात करेंगे जो जनरेशन ऑफ बायोइथेनॉल है उसके बारे में, लेकिन हम आगे की बात कर लेते हैं। तो अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सॉफ्ट लोन स्कीम थे, ये वैसे डिस्टिलरीज के लिए ही अवेलेबल थे जो इथेनॉल प्रोड्यूस करते तो थे, लेकिन ओनली फ्रॉम द शुगर केन। साथ ही साथ गवर्नमेंट डिस्टिलरीज को इनकरेज कर रही है टू प्रोड्यूस इथेनॉल फ्रॉम मेज एंड राइस अवेलेबल विद द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि एफसीआई के पास जो भी मेज या फिर राइस जो प्रोक्यूर करती है, और उन प्रोक्यूर्ड ग्रेन्स से भी इथेनॉल प्रोड्यूस किए जाए, इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो जो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस है इथेनॉल के विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेज एंड राइस, उन्हें फिक्स कर दिया है। हम बात करेंगे इनके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो ये जो डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, इसके माध्यम से जो ब्लेंडिंग टारगेट्स सरकार ने सेट कर रखे हैं, उन्हें अचीव करने में आसानी होगी। सो एज टू डिक्रीज ऑयल इंपोर्ट बिल। गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा था इथेनॉल ब्लेंडिंग की? तो गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड अ टारगेट ऑफ 10% ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल विद पेट्रोल बाय 2022, 15% ब्लेंडिंग बाय 2026 और 20% ब्लेंडिंग बाय 2030। ये ब्लेंडिंग का क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली आपको भी पता होगा कि इथेनॉल जो होते हैं वो पोटेंशियल फ्यूल के रूप में वर्क कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि अगर पेट्रोल में इन इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाए, तो वैसे तो इसे ब्लेंडिंग कहा जाएगा। तो इसके माध्यम से फायदे बहुत हैं। एक फायदा तो ये है कि इंपोर्ट बिल कम होगा, और दूसरा फायदा कि ये जो काउज करने वाली फॉसिल्स हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। हम देखेंगे अन्य बेनिफिट्स के बारे में। सो इट विल, द सेकंड बेनिफिट इज इट विल इनहांस प्रोडक्शन ऑफ 1G इथेनॉल। डेफिनेटली जब रॉ मटेरियल्स आपके पास अब ज़्यादा अवेलेबल होंगे, तो जो 1G इथेनॉल होंगे उनके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मेजरली जो 1G इथेनॉल प्रोड्यूस होते हैं वो शुगर केन से होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड डेडिकेट कर दिए जाए शुगर केन के लिए। दैट्स व्हाई जो स्कोप है रॉ मटेरियल्स का उधर बढ़ाया गया है। द थर्ड इज इट विल प्रमोट इथेनॉल एज ए फ्यूल। तो इथेनॉल को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे, और ये जो इथेनॉल है ये इंडिजीनियस यानी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी, बिकॉज रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। साथ ही साथ मोर एंड मोर इथेनॉल अगर इस्तेमाल होते हैं फ्यूल के रूप में, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग भी है। इट विल ऑल्सो वर्चुअली इनएग्जॉस्टेबल। क्यों? क्योंकि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी और फूड ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो फार्मर्स आसानी से इसे इस सेक्टर में डाइवर्ट कर सकते हैं। इंक्रीज इन ब्लेंडिंग लेवल विल रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन एंड इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो इनकम ऑफ फार्मर्स बढ़ेंगे जब ये जो रॉ मटेरियल्स होंगे फार्मर्स के द्वारा इन कंपनीज को डाइवर्ट की जाएंगी। हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ बायोइथेनॉल की।
तो बेसिकली इसे फोर जनरेशन तक क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल टेक्नोलॉजी के तहत क्या होता है कि जो आपके फूड ग्रेन्स है, लेट्स से कि राइस, व्हीट, बार्ले, कोर्न या सोरघम, एज वेल एज शुगर केन, शुगर व्हीट, इसे एक प्रकार से फीड स्टॉक के रूप में या रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ द इथेनॉल। द सेकंड जनरेशन बायोइथेनॉल टेक्नोलॉजी, इसके तहत क्या होता है कि जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं, आपने ग्रेन्स के रेसिड्यू जरूर देखे होंगे या सुने होंगे और काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो सेकंड जनरेशन बायोइथेनॉल में क्रॉप रेसिड्यूज का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड जनरेशन बायोइथेनॉल टेक्नोलॉजी बेसिकली वो माइक्रो एल्गी की मदद से प्रोड्यूस किए जाएंगे। और जब हम फोर्थ बायोइथेनॉल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसके तहत जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होंगे, लेट्स से जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर के, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ लिपिड्स, इसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इट हैज सेंट पब्लिक सजेशंस टू मिनिस्ट्रीज फॉर सिस्टमैटिक चेंजेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन, मालफंक्शंस को कंट्रोल या कम करने के लिए कुछ सजेशंस इन्होंने दिए हैं। हम देखेंगे क्या सजेशंस दिए हैं। दिस एक्सरसाइज इज ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड एंड इट इंटेंड्स टू ब्रिंग सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट to various ministries and department for possible implementation। तो बेसिकली सीबीसी ने जो सजेशन दिए हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव विजिलेंस फोकस रेदर देन ए प्यूनिटिव विजिलेंस अप्रोच। प्यूनिटिव वर्सेस प्रिवेंटिव में क्या अंतर होता है कि प्रिवेंटिव के तहत क्या होता है कि कोई भी घटना घटने से पहले एक्शन ले लिए जाते हैं। लेट्स से कि सीबीआई को कोई खबर मिली है कि वो टेररिस्ट अटैक हो सकता है, तो उस अटैक से पहले ही अगर उसे पकड़ लिया जाए तो वो प्रिवेंटिव विजिलेंस होगा। ये हर फील्ड में लागू होते हैं, चाहे वो करप्शन के फील्ड में हो या टेररिज्म के फील्ड में हो या फिर नक्सलाइट्स के फील्ड में हो। और प्यूनिटिव का क्या मतलब हुआ कि ऑलरेडी देयर हैज बीन द इवेंट अकर्ड एंड देन एक्शन इज बीइंग टेकन। तो इट इज ए प्रिवेंटिव विजिलेंस रेदर प्यूनिटिव विजिलेंस अप्रोच। क्या सजेशन दिए गए हैं इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट सजेशन इज कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस लाने की जरूरत है। जिस लाइक आपने भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल इवन फोन कॉल्स तक आंसर नहीं करते हैं। एज वेल एज गेटिंग ईच डिपार्टमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरीज थ्रू ए थर्ड पार्टी, यानी कि हर डिपार्टमेंट थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करवाए सो दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फुलफिल हो सके। लिंकिंग सैलरी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू हिज परफॉर्मेंस इन सम वे, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट को परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया जाए so that based on his performance their salary can be given। जॉब रोटेशंस को प्रमोट किया जाए टू चेक इरेगुलरिटी। जॉब रोटेशन का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर, जैसे आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे ऑफिसर्स का या बैंकिंग ऑफिसर्स का ट्रांसफर होते रहता है सर्टेन ईयर्स में। तो ये ट्रांसफरेंस पॉलिसी इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी लाया जाए, इसी की बात की जा रही है। बात करते हैं सीबीसी की। तो सीबीसी 1964 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी सो एज टू एडवाइस एंड गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। और 2003 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया था। और सीबीसी की कंपोजिशन की बात करें तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन के रूप में होते हैं एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। और उस 3 मेंबर कमिटी में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम एंड क्रिएट्स कमिटी फॉर फास्टर अप्रूवल ऑफ एक्सपोर्ट। तो रिसेंटली कैबिनेट ने ये जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल सिस्टम है, इनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए टू द फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज अप्रूवल दिया है। क्या बेनिफिट होगा इस डिसीजन का? तो इसकी मदद से जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर रखा है $5 बिलियन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद फ्रेंडली फॉरेन कंट्री। तो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन और इम्प्रूव होंगे। साथ ही साथ जो टारगेट इन्होंने रखा था $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किए जाए, उस टारगेट को भी अचीव करने की दिशा में अच्छा कदम है।
Besides Akash, there is interest coming in other major platforms like coastal surveillance system, radar and air platform. तो इन फील्ड्स में भी एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है। जो कमेटी की बात हमने की थी, तो इस कमेटी में बेसिकली जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे वो शामिल होंगे, एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, so as to provide faster approvals for export of major indigenous platform। तो जो भी मेजर इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म अब बनाए जाएंगे उसका फास्टर अप्रूवल हो एक्सपोर्ट के लिए ये कमेटी इस फील्ड में वर्क करेगा। अन्य मेजर जो लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रमोट डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। The first is a scheme for promotion of defense exports has been notified। तो there is a separate scheme which helps in promotion of defense export। इसके तहत जो प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो एक्सपोर्टिंग कंपनी जो होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गेट देयर प्रोडक्शन सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट। Along with a separate cell, Department of Defense Production में establish किया गया है, which will coordinate and follow up on the export related action। Along with a completely end-to-end online portal, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल को भी तैयार किया गया है, जिसके तहत जो ऑथराइजेशन परमिशन है लेनी है कंपनीज को वो फास्टर ली जा सके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। Along with अगर सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है टू द सेम कंपनी तो कंसल्टेशन प्रोसेस पहले रिक्वायर्ड थी, तो अब उस कंसल्टेशन प्रोसेस को रिमूव कर दिया गया है और परमिशन इमीडिएटली इश्यू कर दिए जाते हैं। हम बात करेंगे आकाश मिसाइल सिस्टम की। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब फ्रॉम द सरफेस इट विल बी लॉन्च्ड इन द एयर, और इसकी जो रेंज कैपेसिटी है 25 किलोमीटर है। और दिस मिसाइल वाज इंडक्टेड इन 2014 इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, और 2015 में ये इंडियन आर्मी में भी अडॉप्ट की गई थी। जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ये आकाश मिसाइल सिस्टम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम विच इज करेंटली डिप्लॉयड विद द IAF। तो कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस एक्सपोर्टिंग और द इंडिजीनियस जो भारत में यूज किए जाते हैं उसमें अंतर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट कैबिनेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव कर दिए है बिटवीन द इंडिया एंड द भूटान ऑन कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट। तो दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट विल प्रोवाइड इम्पेटस टू एक्सप्लोर कोऑपरेशन पॉसिबिलिटीज, यानी कि जिस फील्ड में दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन पॉसिबिलिटीज बनती है उस क्षेत्र को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए। लेट्स से इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग ऑफ द अर्थ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फील्ड में, सैटेलाइट नेविगेशन के फील्ड में, स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। इंडिया और भूटान had been discussing on establishing formal space cooperation। तो दोनों देश फॉर्मल स्पेस कोऑपरेशन को भी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर स्पेस कोऑपरेशन इसे साइन भी किया गया था 19 नवंबर को। इंडिया एंड पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस, इस पर क्या राय है इसकी बात करते हैं। इंडिया और भारत ने काफी ज्यादा आउटर स्पेस एक्टिविटीज भी की है विच इज पीसफुल एंड द सिविल यूज, एंड इट हैज बीन शेयरिंग इट्स एक्सपीरियंस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये जो भी इनका पीसफुल यूज का एक्सपीरियंस रहा है आउटर स्पेस एक्टिविटीज में, तो जो भी इन्होंने गेन किए हैं एक्सपीरियंसेस को इन्हें वो शेयर भी करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से। और भारत करंटली फॉर्मल कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर रखा है 55 कंट्रीज के साथ एंड 5 मल्टीलेटरल बॉडीज के साथ। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज ए पार्टी टू ऑल मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज या रेगुलेशंस रिलेटेड टू आउटर स्पेस, जिसमें आउटर स्पेस ट्रीटी भी है, रेस्क्यू एग्रीमेंट है, लायबिलिटी कन्वेंशन है, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है, मून ट्रीटी है। तो इन सब ट्रीटी और सिग्नेटरीज के भारत सिग्नेचर्स हैं। बात करें कमिटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस की, तो इसे 1959 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन ऑर्डर टू रिव्यू एंड फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस एंड टू कंसिडर लीगल इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। और इंडिया इसका मेंबर भी है, ये आप याद रख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोट्स साउथ में अप्रूव कर दिए हैं, लॉजिस्टिक हब इन यूपी जहाँ पर भी अप्रूवल हुआ है। हम बात करेंगे इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोट के बारे में। तो बेसिकली CCEA ने ये जो कंस्ट्रक्शन है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोट्स का, इसका अप्रूवल दे दिया है। कहाँ पर ये नोट क्रिएट किए जाएंगे? नोट इज बेसिकली जंक्शन। तो वन इज कृष्णापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं। ये जो वन देख रहे हो ये कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये नोट क्रिएट किया जाएगा। और दूसरा जो है वो तुमकुरू इन कर्नाटका। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है यहाँ तुमकुरू। तो ये दो जगह पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोट्स क्रिएट किए जाएंगे। और ये जो नोट किए
क्रिएट किए जा रहे हैं। इट इज अंडर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल नोड जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर क्रिएट किए जा रहे हैं, इसे प्रपोज किया गया है कि इसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डेवलप किया जाए। इसके तहत ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज को तैयार किया जाएगा। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज का क्या मतलब हुआ कि वैसे इंडस्ट्रियल सिटी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रहे हैं, यानी कि देयर इज ए ग्राउंड और यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, तो कोई अगर इंडस्ट्री यहाँ पे आती है तो इस इन्वेस्टमेंट को हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो प्लग एंड प्ले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड यूटिलिटी इन इंडस्ट्रियल सिटीज में डेवलप किए जाएंगे। along with जो लैंड पार्सल्स हैं फॉर इमीडिएट अलॉटमेंट फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए जो लैंड पार्सल्स है इनका इमीडिएट अलॉटमेंट हो, इस पर भी काम किया जा रहा है। along with वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है सो दैट फ्लाइट मूवमेंट हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू लोकेशन टू अदर लोकेशन। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी नेसेसरी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट किए जाने का प्रयास किया जा रहा है सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम हो ही हो, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द स्टेट्स ये भी इंश्योर हो सके, मार्केट एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज बढ़ सके। इसके लिए ये जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। तो जो CBIC है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स को एड्रेस करेगा while benefiting from the strength and competitiveness of each CBIC state, जिसमें तमिलनाडु शामिल है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। along with जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है एंड द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, इसे भी अप्रूव किया गया ग्रेटर नोएडा में, बेसिकली विद ए व्यू टू मेक इंडिया ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द ग्लोबल वैल्यू चेन। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इन दोनों प्रोजेक्ट का कि जो भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया जा सके। ग्लोबल वैल्यू चेन का क्या मतलब हुआ? वैल्यू चेन का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं से भी कहीं पर जा सकते हैं। जैसे इंडिया में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कोई प्रोडक्ट्स आते हैं तो कनेक्टिविटी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो किसी भी राज्य में पहुंच सके, सो दैट जो वैल्यू चेन वो इंश्योर हो सके। ये मतलब होता है ग्लोबल वैल्यू चेन का। ग्लोबल वैल्यू चेन व्हेन यू लिंक द इंडिया विद द अदर नेशंस, तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट हो जाता है। लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट, इसके तहत इफिशिएंट स्टोरेज या ट्रांजिशनिंग ऑफ गुड्स टू या फ्रॉम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स एंड ऑफर ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू फ्राइट कंपनीज। अगर हम MMTH प्रोजेक्ट की बात करें तो इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट हब जो रेल, रोड, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक्सेसिबिलिटी प्रदान करेगा फॉर द पैसेंजर्स इन ए सीमलेस मैनर। ये आप देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट है, इसे इस्टेब्लिश किए गए थे। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप याद रख सकते हो। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आप देख लो जो रेड कलर में, तो ये है आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कौन कौन से राज्य ये गुजर रहे हैं आपको देखना होगा। तो फर्स्ट इज महाराष्ट्र, द सेकेंड इज गुजरात, द थर्ड इज राजस्थान, द फोर्थ इज आप देख सकते हो यूपी रीजन है। तो 4 स्टेट से ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरता है, ये आप याद रख सकते हो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। तो बेसिकली द न्यूज इज रिलेटेड टू इंडियन एम्बेसी सेटअप किए गए हैं इन 3 देशों में, दैट इज इस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनियन रिपब्लिक। सेटअप करने का अप्रूवल मिल गया बेसिकली। तो कैबिनेट अप्रूव्ड ओपनिंग ऑफ इंडियन मिशंस इन दिस कंट्री। अभी क्या बेनिफिट होगा अगर ये इंडियन मिशन स्टैब्लिश होते हैं इन तीनों देश में, तो इससे भारत का जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है उसमें एक्सपेंशन आएगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव होंगे, एज वेल एज बायलैटरल ट्रेड में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उन देशों से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सकते हैं या फिर इन देशों से, भारत जैसे देश से इन्वेस्टमेंट वहाँ जा सकते हैं, तो इकोनॉमिक इंगेजमेंट भी बढ़ेगा। फैसिलिटेटिंग स्ट्रॉन्गर पीपल टू पीपल टाइप, बोस्टर पॉलिटिकल आउटरीच इन मल्टीलेटरल फोरम, साथ ही साथ इट विल हेल्प गार्नर सपोर्ट फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो भी जो भी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होती है, ये देश उनका समर्थन कर सकते हैं, भारत इनका समर्थन हासिल कर सकता है। इंडियन मिशन इन दिस कंट्रीज विल आल्सो बेटर असिस्ट द इंडियन कम्युनिटी। तो इंडियन कम्युनिटी को तो जो वहाँ रेसाइड कर रहे हैं उनको तो असिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट पारादीप पोर्ट। तो कैबिनेट ने प्रोजेक्ट डीपनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इनर हार्बर फैसिलिटी इसे अप्रूव कर दिया है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न डॉक इसका भी किया जाएगा टू हैंडल कैप्साइज वेसल्स एट पारादीप पोर्ट। तो बेसिकली पारादीप पोर्ट को और ज्यादा एक्सपेंड किए जाएंगे
सो दैट जो भी लार्जर वेसल्स है या फिर जो मोर एंड मोर वेसल्स इनकी कैपेसिटी इंश्योर हो सके। ये रिलेटेड न्यूज है। दिस प्रोजेक्ट वुड हेल्प इन डिकंजेस्टिंग द पोर्ट। इस प्रोजेक्ट के मदद से जो कंजेशन देखने को मिलता है वो कम हो सकेगा। इट विल रिड्यूस सी फ्राइट देयर बाय मेकिंग कोल इंपोर्ट चीपर एंड क्रिएटिंग जॉब्स एज वेल। अगर हम बात करें पारादीप पोर्ट की, तो मेजर पोर्ट है भारत का। आप हमें बताइए भारत के टोटल कितने करंट मेजर पोर्ट्स हैं, और ये सिचुएटेड है उड़ीसा में। अन्य मेजर पोर्ट्स की बात करें तो आप देख लो कांडला जो कि गुजरात में है, मुंबई, जेएनपीटी, मोरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम, एन्ननौर, चेन्नई, तुतीकोरिन। ये इनके ऑर्डर याद रख लीजिए कि नॉर्थ टू साउथ कैसे ये अलाइंड है, क्योंकि यूपीएससी ऑर्डर पूछ सकती है। इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि 13th मेजर पोर्ट क्रिएट किया जाए। कहां पर? बधावन में। बधावन कहां पर है आप हमें बताइए। तो ये महाराष्ट्र में है। Let's move to the next article. It is about Kala Jar and the scientific name of it is Visceral Leishmaniasis. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बेसिकली काला जार का जो स्टेटस है उसको रिव्यू किया है यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। भारत में ये जो डिजीज है काला जार बेसिकली एक डिजीज है और ये इंडेमिक है इन स्टेट्स में। इंडेमिक का मतलब ये इन स्टेट्स में स्प्रेड होते हैं, इन्हें दूसरे देशों से लाया नहीं गया है। कालाजार की बात करें तो ये ट्रॉपिकल डिजीज है। इसमें इरेबल फीवर देखने को मिलता है, वेट लॉस, एनीमिया यानी खून की कमी एंड स्वेलिंग ऑफ द स्प्लीन एंड लीवर। इट इज काउज्ड बाय प्रोटोजोअन, याद रखिएगा ये वायरस के द्वारा नहीं, प्रोटोजोअन लेशमीनिया पैरासाइट के द्वारा काउज होता है। एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज। यहाँ आप देखिए कालाजार एलिमिनेशन टॉप प्रायोरिटी है भारत का भी अंडर WHO नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो क्या न्यूज है? तो पिंपरी चिनविंद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि PCMC, इन्होंने MOU साइन किए हैं UNDP इंडिया के साथ सो एज टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की मदद से बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकेगा ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो एज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द लोकल रेसिडेंट्स व्हाइल इंक्योरिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिस्क। SIB की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो पब्लिक सेक्टर्स या फिर गवर्निंग अथॉरिटी के साथ किए जाते हैं, जहां पर बेसिकली ये जो अथॉरिटी होते हैं पे करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं फॉर बेटर सोशल आउटकम्स इन सर्टेन एरिया एंड पासेस ऑन पार्ट ऑफ द सेविंग्स अचीव्ड टू द इन्वेस्टर्स। जो भी सेविंग्स होती है उसके आउटकम में ये इन्वेस्टर्स को दे दिए जाते हैं। SIB lays down outcome based targets to be achieved at the start of the contract. Let's move to the geo engineering which is our next news. क्या है ये जियो इंजीनियरिंग? नाम से ही पता चल रहा है जियो रिलेटेड टू अर्थ एंड इंजीनियरिंग मींस इंजीनियरिंग। इट इज अ डेलिबरेट लार्ज स्केल इंटरवेंशन कैरिड आउट इन अर्थ नेचुरल सिस्टम टू रिवर्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिवर्स करने के लिए जो लार्ज स्केल इंटरवेंशन किए जा रहे हैं अर्थ के नेचुरल सिस्टम में, उसे हम जियो इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इसमें क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं? तो फिजिकली मैनिपुलेट कर दिया जाए ग्लोबल क्लाइमेट को कि सो दैट प्लेनेट को कूल किया जा सके। एंड दिस टेक्निक्स फॉर प्राइमरली अंडर 3 कैटेगरी। एक तो ये है कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल किए जा सके एटमॉस्फेयर से, एज वेल एज वेदर मॉडिफिकेशन किए जा सके। कुछ एग्जांपल्स अगर जियो इंजीनियरिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक, ओशियन फर्टिलाइजेशन और डंपिंग ऑफ आयरन और यूरिया, तो दैट जो फाइटोप्लैंक्टन है इनका ग्रोथ हो सके, और फाइटोप्लैंक्टन जब ग्रोथ हो सकेंगे तो जो एक्सेसिव कार्बन है उनका एब्जॉर्प्शन किया जा सकेगा और देयर बाय प्रिवेंटिंग द ओशियंस टू गेट मोर एंड मोर हीटेड, एज वेल एज क्लाउड ब्राइटनिंग और स्प्रेइंग ऑफ सॉल्ट वाटर टू मेक क्लाउड्स मोर रिफ्लेक्टिव। द लास्ट न्यूज इज अबाउट पोंग डैम लेक। तो कहाँ क्या लोकेशन है इसका? तो मोर देन 750 migratory birds is found dead under mysterious circumstances at the Pong Dam Lake in recent days। तो क्या न्यूज है कि 750 migratory birds को एक प्रकार से डेड बॉडी मिली है, जो कि अभी क्या कारण है इनके डेथ का ये पता नहीं चल पाया है। तो हम बात करेंगे इसके लोकेशन की, कहाँ पे ये डॉम लोकेटेड है। तो इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था रिवर ब्यास के ऊपर इन द वेटलैंड ऑफ शिवालिक हिल्स ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्टेड है विच इज ऑन द रिवर ब्यास, और इसी डैम को बेसिकली महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहते हैं।
एंड इट इज लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालयन फ्लाई पाथ ऑफ वेरियस माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उन्हीं के पैसेज वे में ये डैम लोकेटेड है। तो डेफिनेटली ये इन डैम्स के ऊपर उतरते भी होंगे बिकॉज ऑफ द ड्रिंकिंग पर्पसेस एंड रेस्टिंग पर्पसेस। And this lake was also declared a wildlife sanctuary in 1983 and is now a Ramsar site। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये रामसर साइट भी है और ऐसी दुखद खबरें जो देखने को मिलती है वो भी प्रोटेक्टेड एरिया में, तो काफी गंभीर बात है। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आपको ये पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।